प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। चलते हैं आज राम जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर। मैं चाहती हूँ कि मानस का हंस ही हम आज पढ़ें। मानस के हंस की भूमिका मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं मानस के हंस की भूमिका से। और उपन्यास के जो भी टॉपिक है, जो भी जितने भी उपन्यास हैं, सभी उपन्यास की भूमिका आप अवश्य पढ़ के रखें। आज हमारे कोर्स का आखिरी दिवस है। एक बार मैं आपको सूचित करना चाहूँगी, काफ़ी मित्र वहाँ पे ज्वाइन हैं। तो जैसे कि आज हमने मानस का हंस पढ़ा है ना, तो आज ही हम मानस के हंस का मॉक टेस्ट करेंगे। यानी जिस दिन हम जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं उसी दिन उसका टेस्ट होना है, ठीक है। तो अभी भी आपके पास आखिरी चांस है। एप्लीकेशन पे जाके आप मात्र 1000 रुपये पेमेंट करके और मेरा लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जितनी क्लास हो गई है पूरी दिखेगी। आपको मेरा मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, PYQ, जो भी मेरे पास मटेरियल है, मूल पुस्तक का PDF, सब आपको इसी 1000 रुपये में उपलब्ध है, मात्र रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। रात्रि 12 बजे तक ही। फिर इसके बाद कोर्स की जो प्राइस है वो 2500 रुपये हो जाएगी, ठीक है, जून बैच के लिए। और यदि आप 2500 रुपये पे करके ज्वाइन करते हैं तो 1 वर्ष तक के लिए पूरा, यानी जून दिसंबर दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। चलते हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अमृतलाल नागर ने मानस के हंस का जो प्रकाशन करवाया था 1973 में करवाया था, लेकिन इसको लिखना प्रारंभ किया 1971 में। ये 1972 में रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा हो गया था। अब चलिए देख लेते हैं किसकी प्रेरणा से इन्होंने इसको पूरा किया, किसके लिए, किसको समर्पित किया इन्होंने, देख लेते हैं। कहते हैं कि गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर मुंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जगा। यानी कि जिसकी प्रेरणा से इनको, अमृतलाल नागर जी को, यह उपन्यास लिखने की जो प्रेरणा मिली वो कौन है? ये फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल हैं। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। वर्षों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरिया के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसलिए मैंने मानस चतुष्टय के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारवादी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवर दास, वेणी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसीदास साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। मान लो पेपर में आ गया कि इसकी भूमिका में निम्नलिखित में से गोसाई जी के जीवन चरित्र का मतलब कौन सा उल्लेख नहीं है, तो इन 5 का ध्यान रखना कि इसका उल्लेख हुआ है, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। संत वेणी माधव लिखित मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथिवार संबंध दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठ से जड़े हुए हैं, परंतु यह मानते हुए भी कि कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहाँ अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ ही ऐसी हकीकतें भी नजर आती हैं जिनसे गोसाई जी की आत्मा परक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसी जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था, जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी की अधिक यथार्थवादी तुलसी का वकालत करने लगा। लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया?
कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नटखटैया। अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य रहा होगा। शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथया लीला, प्रहलाद लीला, ध्रुव लीलाएँ भी कराई थीं। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। ध्यान रखना कि भूमिका में एक दैनिक समाचार पत्र है जो स्वतंत्र भारत का भी उल्लेख हुआ है, जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी। तो संपादक हैं। ऐसे एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहिर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत, कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोकधर्मी थे। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाए। तो सिया राम में जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूढ़पंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा आर्त जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज़ बुलंद कर सकते थे, तो तुलसीदास भी कर सकता था। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यावहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद भी इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में भी कभी किसी के पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। महेश जी की बात के उत्तर में यह तमाम बातें उस समय यूं सवर के उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाट साहबी अदा में मुझे 2 महीनों से मैं फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब का प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का न रहना किताब कितना खल रहा है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तरह पढ़ा था। ठीक है, वो बताते हैं कि मैंने केवल इनको पढ़ा है, इन पुस्तकों का सहारा मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो बोलते हैं हमने पढ़ा इसको। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयकर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहु में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी के से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सूकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की नियत न रखते हुए भी किस्सा गोई की हैसियत से मुझे उन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। चूँकि स्वर्गीय माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वैश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तू मिलन भी, ठीक है, ये भी इसमें अरे क्लास चल रही है क्या चाहिए, अच्छा रुको, ठीक है। तन तरफत तो मिलन बिनु आदि 2 दोहे पढ़े,
जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मायके तक नहीं जान देते थे। फिर बाबा उन्हें यह दोहे वाली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे। खैर, यूँ मान लें कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठ के में यह दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कुछ सामान में लिखकर अंतःपुर भिजवाए थे। पर एक दोहे प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना के भी आड़े आया। आ, पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। वैसे भी पंडित क्लास रिकॉर्ड हो रही है बिट्टू। वैसे भी पंडित तुलसीराम ने बकौल बंधुवार डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में भी अपनी मदन बाय से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे। क्लास चल रही है, आ रही हूँ ना, बस एक पिक्चर बचा है। विनय पत्रिका में वे अपने मदन बा से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सकता। सताया होगा काम वृत्ति ने। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम से ही जूझ कर राम बनाया है। मृगनयनी के नयन सर को असिलाग न जाए। ध्यान रखना पंक्ति को। मृगनयनी के नयन सर को असलाग न जाए। उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नीम कस से विधे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। संत बेनी माधव के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी ने मूल गोसाई चरित के लेखक मान जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शुभ्य हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी की माता पिता पत्नी ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा ये आपको समझ लेना है कि यह उपन्यास जून सन 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। फिर भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया है, ये भी आपके लिए जाना ज़रूरी है। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधुओं रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। बंधुवर ज्ञानचंद्र जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अब ये लिखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसका आधार ले करके मैंने इस मानस कहानी से लिखा है। तो लिखते हैं कि डॉक्टर मोतीचंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर भानुदय सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी है। प्रयाग के मित्रों ने परिमल तथा संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वह बेचारे राम बोले अधूरा छोड़ कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए हैं। मानस चतुष्टय बनाने का सुझाव सबसे पहले धर्म युग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वास्थ्य रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहे आयु में सबसे मुझसे बड़े हों या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र। तो ये एक मतलब महत्वपूर्ण है भूमिका। और इसके बाद अब ध्यान रखिएगा, जो भी उपन्यास प्रारंभ होता है तो उसका प्रथम कोई भी विधा प्रारंभ होती है तो उसका प्रथम
क्या है, प्रथम वाक्य क्या है, तो श्रावण कृष्ण पक्ष की रात, यहाँ से ही इस उपन्यास का प्रारंभ होता है। मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरज उठती है। ठीक है, ध्यान रखना, पता चले कि मूसलाधार वर्षा का नाम सुनते ही आप आषाढ़ का एक दिन लगा दे। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को स्टॉप करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपसे कहा भी है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये हम मानस के हंस की भूमिका पढ़ रहे थे। और अभी आपने बताना चाहूँगी, आज ऑफर है, केवल 1000 रुपये में मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा PDF मॉक टेस्ट सब ले सकते हैं। केवल हार्ड कॉपी आपको नहीं दी जा रही है, बाकी PDF पूरा आपको दिया जा रहा है। एप्लीकेशन पे भी ऑफलाइन डाउनलोड है, वीडियो PDF दोनों ही, और व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, जो लगता है जिनको कि नहीं 1 वर्ष के लिए आपको कोर्स में आना है, तो आप 2500 रुपये पेमेंट करें। आपको लगता है कि नहीं मतलब केवल 8 महीने के लिए ही ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा, जो 1000 वाला है, तो आप 1000 पेमेंट करके आ सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8103635081। ठीक है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।